प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं पुस्तक मल्हार में से दूसरा पाठ है जो वो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 3 बुद्धिमान। तो पाठ से ही हमें यह समझ आ रहा है कि ये जो 3 बुद्धिमान है ये एक हो सकता है एक छोटी सी कहानी हो, और कहानी सभी को सुनना अच्छा लगता है। तो आज हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ सीखते हैं। तो कहानी में पहले हम जानते हैं कि ये बुद्धिमान कौन थे और इन्होंने कौन सा काम किया जिससे इनकी बुद्धिमानी है जो वो सामने आई। तो कहानी को हम ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि इस कहानी में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक समय की एक बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया है न पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। तो यहाँ पर एक गरीब किसान है, वो अपने बेटों से कहता है कि हमारे पास ना तो रुपया है ना पैसा है, इसलिए तुम्हें ना कोई और किसी प्रकार का धन है जो अपने पास रखना चाहिए। कौन से धन की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 ही रहोगे। तो यहाँ पर किसान अपने बच्चों को समझा रहा है। तो कौन से धन की यहाँ पर बात कर रहा है वो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये धन अब अगर हमारे पास भी होगा तो हम भी उन लोगों से कुछ अच्छे ही रहेंगे जिनके पास यह धन नहीं है। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझना, मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थिति हो, उसकी जानकारी हमें पूरी तरह होनी चाहिए और जानने का प्रयास करो कि वो क्या है, कैसी है, किस तरीके से बनी हुई है। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए, मतलब तुम उसको इतने अच्छे तरीके से देखो कि तुम्हारी नज़रों से कुछ भी बच ना पाए, मतलब उसकी बारीकियों को जानो। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। जिन लोगों के पास रुपया पैसा होता है उनके स्थान पर तुम्हारे पास एक पैनी दृष्टि होगी, मतलब सब कुछ जांच परख करने वाली नज़र होगी। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी, और जिन लोगों के पास सोना चांदी है उसकी जगह तुम्हारे स्थान पर तेज बुद्धि होगी। अगर व्यक्ति के पास तीखी नज़र है, तेज बुद्धि है, वो हर चीज़ को ध्यान से सोचेगा, समझेगा, तो ऐसा धन संचित कर लेगा, मतलब इस धन को अपने पास रख लेगा तो तुम्हें किसी प्रकार की कमी न रहेगी। मतलब इन दोनों धनों को अपने पास रखना तो तुम्हारा किसी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिताजी चल बसे। कुछ समय बीता और पिताजी की मृत्यु हो गई। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है, आओ घूम फिरकर जंगल या जगत देखें। जगत मतलब संसार देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तो उन तीनों बच्चों ने सलाह की कि आओ हम कुछ करते हैं, अगर कहीं काम करना पड़ा वो भी करेंगे, यहाँ ऐसे बैठकर भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे, मतलब बहुत बुरी तरह थक चुके थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। चलते चलते वो एक बहुत बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। चित्र में दिखाई दे रहा है, ये तीनों चल रहे थे और चलते चलते बैठ गए। फिर उनको सामने एक नगर दिखाई दिया। तो ये नगर है,
ठीक है, और ये तीनों वो भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो पहुँच गए। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए, शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब पैर। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका। मझला मतलब बीच वाला। और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। शायद वह ऊंट है जो वो काना है, एक आंख से नहीं देख पाता है। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। तो तीनों भाइयों ने अपने अपनी बातें हैं वो रखी। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने अपना घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, शंका मतलब शक हो रहा था कि कहीं इन्होंने ही तो कोई गड़बड़ नहीं की। और तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया। घुड़सवार को गुस्सा आ गया। हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें कैसे पता चली? घुड़सवार को बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो वो बता रहे थे वो बिल्कुल सही था। क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मुझे उसे लौटाना पड़ेगा। तो वो घुड़सवार उनके ही सिरा हो गया कि तुमने ही तो, बस तुम ही तीनों ने मेरा ऊंट है वो चुराया है और मैं कहीं और नहीं ढूंढूंगा, बस तुम ही मेरा ऊंट है जो वापस करो। हमने तो तुम्हारा ऊंट है जो देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। अब भाई तीनों को चिंता होने लग गई क्योंकि उन्होंने तो ऊंट को देखा ही नहीं था, वो सच में ही उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा। रेवड़ होता है एक पशुओं का ग्रुप होता है, जैसे भेड़ का ग्रुप, बकरियों का ग्रुप, गायों का ग्रुप, किसी की भी एक समूह को रेवड़ कहा जाता है। उसने कहा, मैं मेरी पत्नी और मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका था तो राजा ने पूछा, तो उस व्यक्ति से राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा कैसे कह सकते हो? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था, एक आंख से नहीं देख पाता था और उस पर एक महिला और बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। तो राजा को भी वो तीनों चोर नजर आने लगे। ऊंट का स्वामी बाहर आया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया।
चोरों तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का साहस कैसे करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश की पैनी दृष्टि से और बुद्धि से सोचने के प्रयास से बहुत समय लगाया, इसलिए ऊँट को बिना देखे ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई है और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मंझला बाई बोला। हाँ, और वह भी अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। तो यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तो उन तीनों ने अपनी जो बुद्धि थी और दृष्टि थी उसका परिचय दिया, जिससे राजा को भी समझ में आ गया कि ये चोर नहीं है। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। तो राजा ने ऊँट के मालिक को कहा कि इनके साथ जाओ और तुम अपने ऊँट को ढूंढ लो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभक्त करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है? तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? तो सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है, क्योंकि ऊँट के पैरों के निशान देख लिए थे उन्होंने। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए देखा तो उसी समय मेरी समझ में आ गया कि यह कुछ खोज रहा है। मतलब यहाँ पर उसे जैसे ही घुड़सवार को देखा, घुड़सवार कुछ ढूंढता हुआ जा रहा था। तो उसने पूछ लिया कि तुम क्या ढूंढ रहे हो या तुम कुछ खोज रहे हो? बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊँट एक ही आँख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने
चरी थी, मगर बाईं ओर की घास है जो वो ज्यों की त्यों थी। तो मझले भाई ने मतलब बीच वाले भाई ने उत्तर दिया। तो इस तरीके से उसको पता चला कि ऊँट है जो वो एक आंख से काना था या ऊँट को एक आंख से ही दिखाई देता था। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। तो जैसे ही राजा ने इस प्रश्न को पूछा तो छोटे भाई ने उत्तर दिया कि मैंने देखा था, एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। घुटने टेक कर ऊँट बैठता है तो वो चिन्ह है जो वहाँ पर बने हुए थे, निशान है वो बने हुए थे। तो उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के निशान थे वो दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। उसके बाद बहुत अच्छा, राजा ने बहुत ही ध्यान से इन बातों को सुना और कहा, बिल्कुल सही कहा। राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि राजा बड़ा हैरान हो रहा था कि इन्होंने कैसे पता लगाया कि पेटी में कच्चा अनार है। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि थोड़ी भी भारी नहीं है। मतलब पेटी को उठाने का तरीका देख करके उन भाइयों ने अंदाज़ा लगा दिया कि पेटी में वजन नहीं है। और जब वो पेटी को रख रहे थे मुझे उसके अंदर एक छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। जैसे ही पेटी को ज़मीन पर रखा वो गोल वस्तु मतलब अनार था जो वो अपने स्थान से लुढ़क करके एकदम साइड में हो गया और उसकी आवाज़ थी जो उसने सुन ली। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है तो वह अवश्य अनार ही होगी। उद्यान मतलब बाग, वहाँ राजा का जो बाग था उसकी तरफ से पेटी आई थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसमें कुछ फल होगा या कोई सब्ज़ी होगी, क्योंकि बगीचे की तरफ से यह आई है। आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हैं, इन्हीं को देखकर मुझे लगा कि इसमें ज़रूर अनार ही होगा। बहुत अच्छा, राजा ने कहा और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। उसने छोटे भाई ने खिड़की की ओर संकेत करते हुए राजा को दिखाते हुए कहा कि सारे अनार हैं जो वो कच्चे हैं। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। पैनी मतलब तीखी नज़र, मतलब वो चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहे थे, और तीक्ष्ण मतलब तेज बुद्धि से वो हैरान रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, मतलब खजाना है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो ये छोटी सी कहानी थी। राजा ने तीनों भाइयों को उनकी बुद्धि के कारण और उनके देखने की चीज़ों को देखने के तरीके से अपने ही पास अपने दरबार में ही रख लिया। तो ये कहानी बड़ी छोटी सी थी लेकिन बड़ी ही अच्छी शिक्षा देने वाली है। अक्सर हम क्या करते हैं, आसपास की चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं और उनको अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम रोज़ एक ही सड़क से जा रहे होते हैं तब भी हमें चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ पर क्या है। तो हमें भी ऐसी आदत होनी चाहिए कि जहाँ से हम निकलते हैं हमें उन चीज़ों को नोट करना चाहिए कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अक्सर हम ऐसी गलती कर देते हैं और कई बार हम रास्ता भी भटक जाते हैं क्योंकि हम चीज़ों को बड़े ध्यान से नहीं देखते हैं। तो मुझे आशा है बच्चों कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और इसमें जो भी शिक्षा दी गई है उसको आप अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करोगे या अपने जीवन में इसको लागू करोगे और आप भी आने वाले जीवन में आप छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से नोटिस करते रहेंगे तो इन तीनों भाइयों की तरह आप भी बुद्धिमान बन जाओगे। तो स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें।
और पढ़ने में व्यस्त रहें। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।